हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीषा और मैं आपका स्टॉप वेस्टिंग टाइम में स्वागत करती हूं। चलिए आज हम लोग देखेंगे दूसरा टॉपिक प्रागैतिहासिक काल। तो हम लोग देखते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। ठीक है, तो स्रोतों के आधार पर इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जो स्रोत है इतिहास का उसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं और उससे हम लोग पढ़ते हैं। 3 भागों में हम लोग इसलिए बांटते हैं ताकि हम लोग को पढ़ने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। तो किसको क्या क्या नाम है भागे में बांटे हैं, तो उसका नाम क्या क्या हम लोग रखे, तो प्रागैतिहासिक काल, अधैतिहासिक काल और फिर ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो प्रागैतिहासिक काल हम लोग उस काल के बारे में बोलेंगे जहाँ की कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता हो, सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य मिलता हो, उसे ही हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मतलब वैसा काल जहाँ की कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता हो, सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य मिलता हो, जैसे कि पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल जो है वो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह अब हम लोग बात करते हैं आधैतिहासिक काल। वैसा काल जहाँ की लिखित साक्ष्य तो मिलता हो लेकिन हम लोग उसको समझ नहीं सकते, मतलब उसे हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं, या फिर कहें तो उसका स्पष्ट अर्थ हम लोग को नहीं पता चल पाता है, लेकिन वहाँ पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलता हो जिसके के आधार पर हम लोग उसके बारे में जान पाते हैं। ठीक है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये जो है वो आपको आधैतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। उस सभ्यता को भी हम लोग सिर्फ पढ़, देखिए वहाँ का जो लिपि है वो तो भगवात्मक है, इसी के लिए उसको हम लोग जो भी वहाँ के बारे में हम लोग नॉलेज प्राप्त करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य से ही हम लोग प्राप्त करते हैं, क्योंकि वहाँ का जो लिखा हुआ है उसे हम लोग आज तक पढ़ नहीं सके हैं या फिर उसको हम लोग समझ नहीं पाए हैं। उसी तरह अब हम लोग ऐतिहासिक काल के बारे में बात करते हैं। तो वैसा काल जहाँ के लिखित साक्ष्य तो मिलता हो और उसको हम लोग स्पष्ट समझ भी सकते हैं। ठीक है, मतलब उसको स्पष्ट हम लोग पढ़ भी सकते हैं, ऐसे काल को हम लोग ऐतिहासिक काल कहते हैं। और यहाँ से भी हम लोग को पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, जैसे कि आपको वैदिक काल जो है, वैदिक काल से आगे का जो भी काल है वो हम लोग को सारे के सारे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। मतलब वहाँ का जो लिखित साक्ष्य है उसको हम लोग पढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं, जैसे कि आपको बौद्ध हो गया, जैन हो गया, फिर आपको मौर्यकालीन युग हो गया, उससे आगे 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 जो इतिहास है वो सब के सब हम लोग को ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है और हम लोग को पता चलता है। ये तो आपको था इतिहास के जो स्रोत है, मतलब हम लोग को जो इतिहास है उसको हम लोग 3 भागों में बांटे ताकि हम लोग को पढ़ने में सुविधा हो सके। तो अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले हम लोग देखेंगे रॉबर्ट ब्रूस फुट। एक पहले व्यक्ति थे जो कि 1863 ईस्वी में भारत के प्रागैतिहासिक औजारों की खोज की और उसके अध्ययन मतलब की। तो प्रागैतिहासिक काल को सबसे पहले कौन थे जो कि मतलब उसके बारे में जानने की चिकित्सा करी, तो वो जो थे वो आपको रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, जो कि 1863 ईस्वी में सबसे पहले मतलब कि प्रागैतिहासिक काल के औजारों की खोज की या फिर अध्ययन की। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं बारी बारी से, ये तीनों को हम लोग अलग अलग से देखेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल, तो जो प्रागैतिहासिक काल है उसको भी हम लोग पढ़ने के मतलब कि पढ़ने में हम लोग को सुविधा हो इस दृष्टि से हम लोग इसको भी 3 भागों में पहले डिवीजन करते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। तो क्या क्या है, सबसे पहले है पुरापाषाण काल, दूसरा में आपको मध्य पाषाण काल, तीसरा में आपको है नवपाषाण काल। ठीक है, तो हम लोग भी प्रागैतिहासिक काल को पहले 3 भाग में बांट लिए, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और फिर नवपाषाण काल। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे इसका ईयर। तो जो पुरापाषाण काल है उनका जो मतलब कार्यकाल है या फिर जो ये हो गया वो आपको 5 लाख BC से 10,000 BC तक है। उसी तरह अब हम लोग बात करेंगे मध्य पाषाण काल का, तो ये आपको 10,000 से 4,000 BC तक है। उसी तरह अब हम लोग बात करेंगे नवपाषाण काल का, तो ये आपको 9,000 से 1,000 BC तक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप बोलिएगा कि यह 10,000 से 4,000 है या 9,000 से 1,000 है, तो ऐसा क्यों है। तो देखिए अब मैं आपको इसका भी एग्जाम्पल के तौर पर समझाती हूँ। जैसे कि हम लोग एक क्लास में गए, ठीक है, एक क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं, अप्रोक्स 60,
ठीक है, हम लोग 16 लेते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि जब हम लोग को टीचर कोई मैथ या फिर कुछ कैलकुलेशन सिखाते हैं तो सारे बच्चे एक साथ से सीख जाएं, ऐसा तो नहीं है ना। कोई बच्चे होते हैं जो बहुत ही जल्दी कैच कर लेते हैं और कोई बच्चे होते हैं जो धीरे धीरे कैच करते हैं। उसी तरह यहाँ भी हुआ था मध्यपाषाण और नवपाषाण काल में। जब उत्तर वैदिक काल में जब लोहे की खोज हो गई थी और यहाँ पे जब लोहे की खोज हो गया तो जब विकास का जब दौर था तो वहाँ पे कहीं कहीं पे जोरों से विकास हो रहा था और कहीं कहीं पे स्लो से विकास हो रहा था। तो इसी के कारण यहाँ पे क्या हुआ, विकास के क्रम में 10,000 से 4,000 और 9,000 से 1,000, मतलब एक साथ में दोनों का जो क्षेत्र था मध्यपाषाण काल का और नवपाषाण काल का एक साथ से विकास हो रहे थे। मतलब कहीं पे जोरों से थे और कहीं पे अलग से थे। तो इसी के लिए एक साथ जो विकास हो रहा था, इसी के कारण यहाँ पे ईस्वी का ऐसा हम लोग को देखने को मिलता है। तो देखिए ये तो आपको है 10,000 से 4,000, मतलब ज्यादा जो बीसी है, मतलब जो समय है वो गैप नहीं है। यहाँ भी आपको 9,000 से 1,000 है, इसमें भी ज्यादा समय का गैप नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए 5 लाख बीसी से आपको 10,000 बीसी तक है, ये जो समय का गैप है वो बहुत ही ज्यादा है। तो इसे भी हम लोग क्या करते हैं कि पढ़ने में हम लोग को सुविधा हो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको 3 भागों में बांट लेते हैं ताकि हम लोग आसानी से पढ़ सके और समझ सके। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। तो एक जो पहला होता है उसे हम लोग निम्न पूरा पाषाण काल कहते हैं, दूसरा जो है उसे हम लोग मध्य पूरा पाषाण काल कहते हैं, तीसरा जो है उसे हम लोग उच्च पूरा पाषाण काल कहते हैं। और यही जो उच्च पूरा पाषाण काल है इसी में आधुनिक मानव या होमो स्पेनिस जो थे उनका उदय हुआ था। तो ये जो 3 भाग है आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो गया होगा, तो इसी के लिए हम लोग इसको शुरू से एक बार अच्छे से समझा देते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन खत्म हो सके। देखिए सबसे पहले हम लोग प्रागैतिहासिक में इतिहास को हम लोग 3 भाग में बांट किए। क्यों किए? क्योंकि हम लोग को पढ़ने में इजी हो सके। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है अधैतिहासिक काल, तीसरा है आपको ऐतिहासिक काल। तो जो आपको प्रागैतिहासिक काल है उसमें क्या होता है, इसमें हम लोग को लिखित साक्ष्य तो मिलता है, नहीं मिलता है, पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। तब हाँ, इसमें हम लोग को लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। एग्जाम्पल के लिए क्या है, पाषाण काल। दूसरा, इसमें हम लोग को लिखित साक्ष्य मिलता है, हाँ लिखित साक्ष्य मिलता है, उसको हम लोग पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं। और इसमें जो पुरातात्विक साक्ष्य है, हाँ मिलता है। तो वैसा काल जिसमें कि हम लोग लिखित साक्ष्य को नहीं पढ़ सकते हैं लेकिन लिखित साक्ष्य मिलता है, और उसका जो पुरातात्विक साक्ष्य है उसी के आधार पर हम लोग उस काल के बारे में जानकारी जो भी होता है प्राप्त करते हैं। ऐसे में कौन सा है, सिंधु घाटी की सभ्यता। अब हम लोग देखेंगे अधैतिहासिक काल, वैसा काल जहाँ की हम लोग को लिखित साक्ष्य मिलता है और पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलता है, और इस काल का जो लिखित साक्ष्य है उसको हम लोग पढ़ या फिर समझ भी सकते हैं। और ऐसे में आपको वैदिक काल के आगे के बारे में बात, जैसे कि बुद्ध हो गया, जैन धर्म हो गया, बौद्ध काल हो गया, ये सब के मौर्य काल हो गया, ये सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं, आपको ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले जो प्रागैतिहासिक काल है इसको सबसे पहले जानने के लिए या फिर औजारों की खोज के लिए, उस काल के जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस फुट एक व्यक्ति थे जो कि 1863 ईस्वी में प्रागैतिहासिक काल की औजार के बारे में खोज की या फिर उसके बारे में अध्ययन किए। तो अब हम लोग ये तीनों काल को बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। तो यहाँ पे आप समझ गए ना कि इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटे, फिर अब इसको हम लोग जानने के लिए हम लोग आते हैं। तो जो प्रागैतिहासिक काल है इसको हम लोग जानने के लिए क्या करते हैं कि 3 भागों में बांट देते हैं ताकि हम लोग प्रागैतिहासिक काल को अच्छे से समझ सकें। तो इसको हम लोग जो बांटते हैं, तो एक पूरा पाषाण काल होता है, दूसरा मध्य पाषाण काल होता है, तीसरा आपको नवपाषाण काल होता है। लेकिन ये दोनों का जो टाइमिंग पीरियड है उतना नहीं है, कम है, इसका भी उतना टाइमिंग पीरियड कम है, लेकिन इसका देखिए बहुत लंबा है। जब पूरा पाषाण काल का टाइमिंग और पीरियड बहुत लंबा है तो इसके बीच में बहुत सारा कुछ हुआ होगा। इसको हम लोग समझने के लिए फिर से 3 भाग में डिवीजन कर सकते हैं, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और फिर उच्च पूरा पाषाण काल। देखिए निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और फिर उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है, ताकि हम लोग पूरा पाषाण काल को अच्छे से समझ सकें। यहाँ पे देखिए हम लोग को उतना डीपली क्यों पढ़े, क्योंकि उससे उतना क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, जितना पूछता है मैं आपको उतना कवर करवा दे रही हूँ। तो इससे देखिए इम्पोर्टेंट ये था कि आधुनिक मानव का उदय कब हुआ, आपको पूछता है तो आप बोलिएगा उच्च पूरा पाषाण काल में। चलिए अब हम लोग देखते हैं
कि तीनों काल के जो इंसान थे, मानव थे, उनका मतलब कि वो कैसे कैसे जिंदगी बिताते थे और उस टाइम में वो लोग क्या क्या करते थे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि वो मतलब अपना जो जीवन यापन था वो कैसे ये करते थे। वो सबसे पहले तो शिकारी थे। ठीक है, शिकारी थे। और देखिए हम लोग बात कर रहे हैं पूरा पाषाण काल का। तो पूरा पाषाण काल के जो इंसान थे वो अखेटक मतलब शिकारी होता है, और खाद्य संग्राहक। तो खाद्य संग्राहक मतलब अभी के टाइप का मत समझ लीजिएगा कि 2-4-5 kg लिया या फिर आराम से खाते रहो, वो उस टाइप के नहीं थे। वो इस टाइप के थे, या फिर कोई जंगल या फिर कोई एरिया या फिर कोई जगह, वहां पे उन लोग जाते थे और वहां पे वो उन लोग शिकार करना शुरू कर देते थे। जब शिकार करके खाते थे पीते थे, जब उन्हें उस एरिया में शिकार करने के लिए पशु जानवर पक्षी जब कम मिलने लगता था, तब वो क्या करते थे, दूसरे जगह जाते थे। तो इस टाइप के खाद्य संग्राहक थे। उसी तरह जो मानव समूह में रह करके वो शिकार करते थे और अपना भोजन करते थे। मतलब वो उस टाइम के जो मानव थे वो समूहों में रहकर शिकार करते थे। अभी के टाइम में नहीं, अलग अलग काम करना है, उस टाइम में नहीं थे। उस टाइम वो लोग समूहों में रहकर शिकार करते थे, और उस टाइम ही आग का आविष्कार हो चुका था। और उस टाइम का जो मानव जीवन था वो अस्थिर था। मतलब मैं बताई ना आपको, खाद्य संग्राहक में कोई एक जगह आते थे, शिकार करते थे पशु पक्षी का, जब खत्म हो जाता तो दूसरे जगह चले जाते थे। ठीक है, तो जब दूसरे जगह जाएंगे फिर यहाँ खत्म हुआ तो यहाँ चले जाएंगे, तो इस टाइप के थे। इसी कारण उनका जीवन जो था अस्थिर था। उसी तरह अब हम लोग बात करते हैं मध्य पाषाण काल का। तो मध्य पाषाण काल में भी वही था, अखेटक मतलब वो शिकारी थे, और यहाँ भी वो मतलब क्या करते थे, खाद्य संग्राहक थे। मतलब वो एक जगह आते थे और मतलब एक जगह आते थे और फिर पशुपालन का मतलब ग्रुपिंग में हो करके शिकार करते थे, या फिर उसके खाते पीते, जब वो खत्म होता था दूसरे जगह। लेकिन वहां पे उन्होंने पशुपालन का शुरुआत कर दिया था। मध्य पाषाण काल में उन्होंने पशुपालन का शुरुआत कर दिया। पशुपालन जब किए थे तो सबसे पहले उन्होंने पशुपालन में कौन सा कुत्ता को पाला था, सॉरी कौन सा मतलब कि जानवर को पाला था या पशु को पाला था, तो कुत्ते को उन्होंने सबसे पहले पशुपालन में मतलब कुत्ते को उन्होंने सबसे पहले पाले थे। और यहाँ भी देखिए एक और भी मतलब ये हुआ था कि आग का उन्होंने मतलब कि प्रयोग करना शुरू कर दिया था। यहाँ पे सिर्फ आग का आविष्कार हुआ था, यहाँ पे देखिए आग का प्रयोग भी हो रहा था। अब हम लोग बात करते हैं नवपाषाण काल के बारे में। तो यहाँ पे क्या था कि वो खाद्य उत्पादक बन गए थे। मतलब यहाँ पे खाद्य उत्पादक मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या था, वो शिकारी थे, लेकिन यहाँ पे साथ में वो कुत्ता भी पाल रहे थे। मतलब वो पशुपालन करना सीख लिए थे। यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि पशुपालन तो सीख ही लिए थे मध्य पाषाण काल में। नवपाषाण में उन्होंने क्या किया कि कृषि करना भी शुरू कर दिए थे। तो कृषि करने के लिए क्या होता है, जैसे ये खेत है तो यहाँ पे बुआई करेंगे, फिर उसको बीच बीच में जाके चेक भी तो करेंगे, फिर उसको पटना भी तो पड़ेगा, फिर उसको भी कटाई करेंगे, फिर एक तो मतलब एक खेत में कृषि करने के लिए उन्हें एक जगह अच्छा खासा टाइम रहना पड़ता था। इसी के कारण क्या हुआ कि धीरे धीरे उनका जो जीवन था अस्थायी बन गया। ठीक है, और इसी के लिए यहाँ पे क्या था, वो शिकार करके खाते थे, यहाँ पे कृषि करने लगे। जब वो कृषि करने लगे तो उनके पास बहुत सारा अनाज हो गया। इसी के लिए जब वो जो अनाज हो गया, इसी कारण यहाँ कहा जाता है खाद्य उत्पादक। मतलब ये खाने का जो था वो उत्पाद करने लगे, मतलब वो कृषि प्रारंभ कर दिए थे। इसी के लिए यहाँ पे कहा जाता है कि अब वो खाद्य उत्पादक हो गए थे। उन्होंने सबसे यहाँ पे पशुपालन को जोड़ दिया था, और यहाँ पे क्या किए कि कृषि पर जोर देने लगे। और पशुपालन तो कर ही रहे थे, तो पशुपालन भी कर ही रहे थे। उसके बाद यहाँ पे उन लोगों का अस्थायी जीवन प्रारंभ हो गया था। उसी कारण वहीं पास से ग्राम, बस्ती और पहिए का आविष्कार हुआ था। तो आपको जब क्वेश्चन अगर कभी कभी पूछता है कि वैसा कौन सा काल है जहाँ की ग्राम बस्ती का आविष्कार हुआ था या फिर पहिए का आविष्कार हुआ था, नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में ही अस्थायी जीवन का प्रारंभ हुआ था। अब हम लोग देखते हैं औजार। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि औजार, तो पूरा पाषाण काल के जो मानव थे वो सल्क या फिर क्वार्टाइजर के औजार यूज करते। मतलब बड़े बड़े पत्थरों के जो औजार होते थे वो पूरा पाषाण काल में आपको यूज होता था। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि पत्थरों का जो साइज था वो छोटा छोटा हो गया। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, सूक्ष्म सूक्ष्म पत्थरों से औजार बनाना प्रारंभ कर दिए। और इस टाइम में क्या हुआ कि आपको तो पता ही है कि इस काल में क्या हुआ कि पॉलिस्टर पत्थर के औजार उन्होंने करने लगे, और फिर पत्थर के उन्होंने कुल्हाड़ियां, हड्डियों के औजार और स्लेट से बनते थे जो औजार, उसका भी औजार उन्होंने बनाने लगा। और ये सब बनाने के बाद ही उन्होंने कृषि
प्रारंभ कर दी, क्योंकि ये सब के बनने के बाद कृषि करना उनके लिए थोड़ा सा इजी हो गया। ठीक है, उतना भी इजी नहीं हुआ लेकिन वो कृषि करने के लायक हो गए। अब हम लोग उसी तरह बात करते हैं आदि ऐतिहासिक काल में। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या देखें, हम लोग सबसे पहले देखें देखिए हम लोग सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल में हम लोग डिटेल्स में देखनी है। अब हम लोग देखते हैं आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो आदि ऐतिहासिक काल को हम लोग दो भागों में डिवीजन करते हैं। एक आपको सबसे पहले आपको है ताम्रपाषाण काल, दूसरा है आपको लौह काल। जो ताम्रपाषाण काल था वो आपको 1500 से 1200 ईसा पूर्व था, और लौह काल जो था वो आपको 1000 से 600 ईसा पूर्व था। अब इसी के लिए अब हम लोग देखते हैं ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल को मुख्यतः ग्रामीण संस्कृति काल भी कहा जाता है, या फिर इसे कृषक संस्कृति, पशुचारिक संस्कृति या क्षेत्रीय संस्कृति भी कहा जाता है। मतलब ताम्रपाषाण काल को ग्रामीण संस्कृति भी, कृषक संस्कृति भी, पशुचारिक संस्कृति या फिर क्षेत्रीय संस्कृति भी कहा जाता है। लौह काल, लौह काल में हुआ क्या कि जब लौह की खोज हो गई उसके बाद यहाँ पे क्रांति आ गया। मतलब लोहे के खोज होने से क्या हुआ, कृषि में आदमी ज्यादा अच्छे से कृषि कर पाने रहा था। उसके बाद फिर क्या हुआ, लोहे की खोज के बाद लोहे का व्यापार, उससे क्या होता, उद्योग, लोहे से जैसे कि बहुत सारे औजार बनते थे, उससे धीरे धीरे उद्योग में भी विकास हो गया। ठीक है, तो ये आपको था। और आदि ऐतिहासिक काल के ही अंतर्गत आपको आता है सिंधु घाटी की सभ्यता, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। तब आपका आदि ऐतिहासिक काल पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और आपका लास्ट ये बचा ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल तो वह काल है जहाँ के लिखित साक्ष्य मिलते हैं, और वहाँ का जो लिखित साक्ष्य मिलता है उसको हम लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और वहाँ से हम लोग को पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलता है। तो ऐतिहासिक काल के बारे में हम लोग फिर आगे चल के अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे। चलिए, तो जो प्रागैतिहासिक काल का था उसी में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट है जो कि मैं आपको बता दे रही हूँ। जैसे कि मेहरगढ़, तो आपको सबसे पहले पूछेगा कि कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला था, या फिर पशुपालन का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला था, या फिर अस्थायी जीवन का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला था। तो तीनों का तीनों प्रथम साक्ष्य हम लोग को मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में एकदम ध्यान में रखना है। आपको क्वेश्चन में पूछेगा कृषि का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़, पशुपालन का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़, अस्थायी जीवन का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़। उसी तरह चावल का अगर प्रथम साक्ष्य पूछता है कि चावल का साक्ष्य कहाँ मिला था, तो फिर हम लोग बोलेंगे कोल्डियावा में, जो कि आपको उत्तर प्रदेश में है। उसी तरह भीमबेटका जो गुफा है वहां से हम लोग को शैल चित्र प्राप्त होते हैं, और यह भीमबेटका गुफा से ही हम लोग को तीनों काल का चित्र भी प्राप्त होता है। ठीक है, और अगर पूछता है कि सर्वाधिक चित्र हम लोग को कहाँ से प्राप्त होता है, तो यही भीमबेटका गुफा से। अगर पूछता है, यहाँ पे देखिए घाटी होगा, ठीक है, कि नर्मदा घाटी। ठीक है, तो अगर पूछता है कि भारत में मनुष्य से संबंधित प्रथम प्रमाण या साक्ष्य हम लोग को कहाँ से मिला है, तो नर्मदा घाटी से हम लोग को मिला है। और इसका जब खोज हो रहा था 1982 में, मतलब 1982 ईस्वी में, तब हम लोग को नर्मदा घाटी में सबसे पहले मनुष्य से संबंधित प्रथम साक्ष्य मिला था। अगर हम लोग को बोलता है कि गर्तावास या गड्ढे का घर का साक्ष्य हम लोग को कहाँ से मिला है, तो बुर्ज होम से, जो कि आपको कश्मीर में है, और यहीं से हम लोग को हड्डी के औजार भी मिले हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है, और आपको ये जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको अगर पूछता है कि भारत में पशुपालन के प्रथम साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो आपको बोलना है मेहरगढ़, और फिर आजमगढ़ या फिर भगौर। तो देखिए आपका जब एमसीक्यू क्वेश्चन जब आएगा और वहाँ पे अगर आपको ऑप्शन में रहेगा मेहरगढ़, तो आपको मेहरगढ़ डालना है, और अगर मेहरगढ़ नहीं रहता, आजमगढ़ रहता है, तो आपको आजमगढ़ डालना। अगर ये नहीं रहता है तो ये, मतलब सबसे पहले आपको मेहरगढ़ में मिला था, फिर आपको आजमगढ़ में मिला था, फिर आपको भगौर में मिला था। ठीक है, तो भारत में पशुपालन साक्ष्य आजमगढ़ में मिला था, जो कि मध्य प्रदेश में है, फिर आपको भगौर में मिला था, जो कि आपका राजस्थान में है। तो तीनों का तीनों को आपको याद रखना है, और एमसीक्यू में जैसा आपको चारों जो ऑब्जेक्टिव चारों जो ऑप्शन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को टिक करना है, जो रहेगा उसको आपको टिक करके आगे बढ़ते चलना है।
अब हम लोग देखते हैं भारत में हड्डी के उपकरण एवं आभूषण हम लोग को कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो ये हम लोग को मतदहा से प्राप्त हुआ था, जो कि आपको उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है, मतदहा। ठीक है, तो भारत में हड्डी के उपकरण एवं आभूषण हम लोग को कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये हम लोग को मतदहा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। उसी तरह अगर हम लोग को क्वेश्चन पूछता है कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल, ये इसका जो साक्ष्य है वो हम लोग को कहाँ से प्राप्त हुआ, थी हम लोग को दमदम उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। उसी तरह अगर हम लोग को पूछता है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है, तो ये आपको जौ है। ठीक है, और उसी तरह राख का टीला किसे कहा गया है, तो सगन कल्लू को, जो कि आपको कर्नाटका में है। आपको तो पता ही है कि मोहनजोदाड़ो को क्या कहा जाता है, मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। उसी तरह अगर आपको क्वेश्चन में पूछता है कि राख का टीला किसे कहा गया है, तो सगन कल्लू को, जो कि आपको कर्नाटका क्षेत्र में पड़ता है। अब हम लोग देखते हैं बुर्ज होम, यही वाला बुर्ज होम। ठीक है, ये जो बुर्ज होम है ये आपको जम्मू कश्मीर में पड़ता है, कश्मीर में पड़ता है, कश्मीर में आपको ये बुर्ज होम पड़ता है। और यहाँ पे आपको पूछता है कि मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल ये आपको कहाँ से मिला है, तो यही आपको बुर्ज होम से मिला है, जहाँ की आपको गड्ढे का घर, मतलब जमीन के नीचे क्या करते थे, गड्ढा बना लेते थे और उसी में अपना जीवन यापन करते थे। इसी को कहा जाता है गड्ढे का घर। तो यही आपको बुर्ज होम से मिला और यहीं से आपको मानव के साथ कुत्ते का कंकाल को दफनाया हुआ भी हम लोग को बुर्ज होम से ही मिला है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है, तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है ये आपको भोपाल में है। और राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का जो नाम है अब बदल गया है, और अब जो नाम हो गया है वो हो गया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। ठीक है, तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है, भोपाल में है। अब इसका नाम चेंज हो गया है, तो क्या हुआ है न्यू नाम, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय।